कहना क्या चाहता है? उन्होंने पूछा तो वह गया और टीवी ऑन कर देता है। उसने चैनल बदल कर वहाँ लगा दिया जहाँ नई मॉडल के साथ अविराज खुराना रैंप पर खबर चल रहे थे। यही खबर चल रही थी। हिमानी जी ने देखा तो हैरान थी। अविराज ये यहाँ क्या कर रहा है? और इस मॉडल का तो चेहरा आहाना से मिलता है। स्क्रीन जूम कर आहाना के चेहरे पर पॉइंट किया तो तिल देख कर पहचान गई। ये आहाना जैसी नहीं, आहाना ही है। ये यहाँ कैसे? और ये अविराज की दोस्त। दिमाग घूम गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस दोस्त की बात आहाना करती थी, कहीं वो अविराज ही तो नहीं। पर ये आहाना मुंबई कब आई? ये तो कर रही थी दिल्ली में है। अगर मुंबई में ही थी तो इसने बताया क्यों नहीं? क्या इसे यहाँ तक पहुँचने में अविराज का हाथ है? हाँ, उसने ही इसकी मदद की होगी, वरना इतनी आसानी से आहाना इतनी ऊंचाई तक पहुँचना नामुमकिन है। भूमि कहाना को देखकर अधिक परेशान है कि अभिराज को देखकर पूछना तो पड़ेगा। वह सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ गई। चलती हुई भूमि के कमरे के बाहर आ गई। दरवाजा बंद था। कुछ देर सोचा और नॉक कर दिया। कौन है? दरवाजे पर नॉक होने पर भूमिक ने पूछा। मैं हूँ। उसने हिमानी जी की आवाज़ सुनी तो बिजली सी तेज गैस से उठ खड़ा हुआ। बेड पे पड़ा एक सिगरेट का पैकेट ड्रॉर में डाला और वहां से रूम स्प्रे बाहर निकाल कमरे में छिड़क दिया ताकि थोड़ी देर पहले उसने जो स्मोकिंग की उसकी महक स्प्रे से दब सके। अब वह दरवाज़ा खोलने आ गया। मॉम आप उन्हें देख पूछता है। हाँ, कुछ बात करनी है। उन्होंने आने का आशय बताया तो वह अंदर की तरफ मुड़ा और वे भी धीरे कदमों से उसके पीछे अंदर आने लगी। रूम स्प्रे के ताज़ा भाप का नथुनों में घुसा तो भापते देर न लगी कि भूमिक ने सिगरेट की महक छिपाने के लिए यह सब किया। गुस्से को दबाकर शांत रही। इस पर बात की तो बात रुक असल मुद्दे से भटक जाएगा, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती। अभी जो बात करने आई हैं वही करेंगी। वह बेड में बैठा तो वह भी साथ में बैठ गई। भूमिक परेशान है, चिंतित है। उसके चेहरे के भाव से साफ झलक रहा था। स्वतः ही हाथ भूमि के गालों पर चला गया। आंखों में ममतामयी स्नेह स्वतः उमड़ आया तो वह हैरानी लिए नज़रों में उन्हें देखने लगा, क्योंकि बहुत समय बाद हिमानी जी की आंखों में अपने लिए ऐसा स्नेह उमड़ता देख रहा था जब से आहाना घर छोड़कर गई थी। उसका दोषी उसे करार देवे उससे ढंग से बात न कर सके, उसे सजा दे रही थी, जो भूमि के लिए किसी कड़ी यातना से कम नहीं, क्योंकि वह हिमानी जी से बहुत प्रेम करता है। उनका रूखा व्यवहार उसे सहन नहीं हो पाता। आज इतने दिनों बाद उनके प्यार दिखाने से वह प्यार से उनका हाथ पकड़ लेता है। तो उन्होंने पूछा, आज जो हुआ उससे तुम बहुत परेशान है? वह कातक नज़रों से उन्हें देखने लगा। नहीं, वह बिल्कुल किसी अबोध बच्चे सा सिर उनकी गोद में रख लेता है तो वह प्यार से उसके बाल सहलाकर अपना स्नेह जताने लगती हैं। बच्चे की गलतियों पर माँ बेशक कितना ही नाराज हो, उसे परेशान देख माँ का दिल तड़प उठता है। उसका चिंतित चेहरा कई गुना चिंता खुद के मन में बढ़ा देता है और बेटे के सारे गम तकलीफ अपने आंचल में समेटने माँ का मन तत्पर हो जाता है। अभिराज भी वहाँ आया हुआ था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, वह तो कभी भी ऐसे फंक्शन में नहीं जाता, आज क्यों आया था? और वो नई मॉडल आहाना ही थी ना? हाँ मॉम, वही थी। हुलिया बदल लिया, नाम बदल लिया तो क्या हम उसे नहीं पहचानेंगे? दिल तो नहीं छिपा पाई। वो लड़की बहुत धूर्त और चालाक है। आप मेरा यकीन नहीं करती थी कि वो इंडस्ट्री में घुसना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर बेचारी बनकर इस घर में घुसी थी। जब मैंने अर्चित को उसका मोहरा नहीं बनने दिया तो रिहान को अपना मोहरा बना लिया था। अगर मैं उस दिन वो सब न करता तो वह यह घर छोड़कर कभी न जाती। और अब भी क्या किया उसने? आखिर अभिराज खुराना की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे फंसाकर मॉडल बन ही गई। मॉम किस घमंड में खड़ी हो मेरा मुंह चिढ़ा रही थी, ये बता नहीं सकता। मुझे इस मेट के साथ रैम शेयर करना पड़ा और वो अभिराज खुराना वो जानबूझकर ही रैम पर आया होगा ताकि मुझे चिढ़ा सके। भूमि जो बोल रहा था वो सब सुनकर अचानक हिमानी जी के चेहरे पर कई भाव तैरने लगे। चेहरा कड़ा हो गया। मन अनजाने अनजाने भय से सिहर गया। उस दिन भूमिक ने आहाना के साथ कुछ गलत तो नहीं किया?
क्या किया था तुमने उस दिन? हिमानी जी की आवाज़ कठोर तो थी पर हल्की, लड़खड़ाई भी। सुर बदला तो भूमिक पहचान गया। परिस्थिति हाथ से निकलती देख संभालने की कोशिश में बोला, कुछ कुछ नहीं मॉम। शब्द अटकते निकले। भूमिक, मैंने पूछा, उस दिन तुमने क्या किया? गुस्से में भीगा स्वर सख्त था। शब्द मानो दांतों से पिसते बाहर बाहर निकले हों। बालों में फिरती अंगुलियां थम गई। भूमि गोद से सिर हटाकर उठ बैठा। मॉम, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वह लेटने को हुआ। तुमने कुछ भी ऐसा तो नहीं किया जिसकी वजह से मैं आहना से नजरें मिलाने में शर्मिंदा हूँ? उन्होंने भूमि की आंखों में देखते हुए पूछा तो वह उनसे नजरें चुराने लगा। मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की रिहान को फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे थोड़ा सा डराने की कोशिश की ताकि वह यहाँ से चली जाए। वो यहाँ रहती थी तो मुझे आंखों में खटकती थी। मुझे लड़कियों से नफरत है। आप सब जानते बूझते उसे यहाँ क्यों लाई थी? मुझे वह पहले दिन से अच्छी नहीं लगती थी। उसे देखकर तन बदन में आग सी लग जाती थी। मुझे इस अविराज खुराना से और उसके परिवार से भी नफरत है। मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूँ। अगर कोई मेरी मॉम को मुझसे दूर करने की कोशिश करे या हार पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ ऐसे ही करूँगा, कहता हुआ उन्हें दोनों हाथों से हक कर लेता है। भूमि की बातें सुनकर हिमानी जी सन्न थी। गहरी सोच में चली गई। मॉम, वो अभिराज खुराना उस लड़की को जानबूझकर लेकर आया था ताकि सारी पब्लिसिटी वो ले जाए और मुझे शर्मिंदा कर सके। सब उसे ही पूछ रहे थे। मैं तो जैसे कुछ था ही नहीं। मैं उस अविराज खुराना और उस लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा। तुझे इस सब मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तू अपनी फिल्म की प्रमोशन पर ध्यान दे, अपने करियर पर ध्यान दे। अविराज को मैं देख लूँगी। उसे बस एक बहाना चाहिए कि वो मुझे गलत साबित कर सके। तू इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर मूवी पर ध्यान दे। उन्होंने उसे ताकीद किया। ओके मॉम। भूमिक ने सहमति जताई तो उसको उसके कमरे में छोड़ के वो वापस आ गई। भूमि की बातों पर क्या प्रतिक्रिया दे कुछ समझ नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है। जिस अतीत के सारे साये से वह खुद को और भूमि को दूर रखना चाहती है वो खुद ही उसके सामने आने लगता है। अविराज का आहाना का दोस्त होना महज संयोग है या अविराज की कोई साजिश? कहीं वह इस बहाने भूमि को उससे दूर तो नहीं करना चाहता या फिर आहाना की आड़ में उस पर निशाना साधना चाहता हो? पता नहीं अविराज का क्या इरादा हो सकता है। आहाना उसको पहले से जानती है या यहाँ से जाने के बाद उससे मिली है? इन सब सवालों के जवाब आहाना से मिलेंगे, उससे ही मिलना पड़ेगा। भूमिका और हिमानी जी बेशक अपनी वजहों से परेशान हों पर आहाना बिल्कुल भी नहीं। रात भर खुशी के मारे न जाने कब नींद आई वो पता नहीं, पर सुबह उठकर बैठी तो कल वाली रात सच थी। यह सपना जांचने हाथ में चिकोटी काटी। नहीं, वो सपना नहीं था, हकीकत ही था। अगली सुबह बिल्कुल अलग थी। खिड़की खोलकर पर्दा हटाया तो सूरज की अलसाई किरणें उसके चेहरे को छूती कमरे तक आकर बिखर गई। साथ में ताज़ा ठंडा हवा का झोंका भी तन बदन को महका गया। दोनों हाथ फैलाए आंख बंद किए इस सुनहरी सुबह का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम में घुसी और तैयार होकर नाश्ता करने के बाद ऑटो से ही कंपनी पहुंच गई। वहां पहुंचते ही मैनेजर और जेसी की अगुवाई में सब लोग बुके लेकर उसके स्वागत के लिए बाहर ही खड़े थे। उसे देख सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तालियों की गड़गड़ाहट और बुके से उसका स्वागत किसी सेलिब्रिटी की तरह हुआ जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कल तक किसी को उसको आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर आज सबके लबों पर एक ही नाम है, ऐना। सबकी बधाइयाँ स्वीकार करने के बाद वह मौका देख मैनेजर के ऑफिस में आ गई। आहाना, तुम तो छा गई। आज हर न्यूज़पेपर में यह न्यूज़ छाई हुई है। मैनेजर ने अखबार उसकी तरफ बढ़ाए पर आहाना ने उन्हें अनदेखा किया। थैंक यू सर, तुमने सबको गलत साबित किया। करबी तो सदमे में आज आई ही नहीं। उसके नखरे और एटीट्यूड दोनों जमीन पर आ गए हैं। तुमने वाकई में कमाल करके दिखाया है। मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश था। आहाना की तारीफों के पुल बांध रहा था, पर आहाना को पैसे की ज़रूरत है। वह चाहती है उसे 100 के पैसे मिले क्योंकि उसकी बचत लगभग ख़त्म हो चुकी थी।
सर एक अर्जेंट बात करनी है। हाँ बोलो। सर मुझे मेरे शो का पैसा मिल सकता है। मैंने अपने दोस्तों को पार्टी देने का वादा किया है। यस ऑफ कोर्स तुम्हें तुम्हारे शो के पैसे मिलेंगे, वो डबल बोनस के साथ। और अभी तुम्हें सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह सिर्फ शुरुआत है। उड़ान अभी बाकी है, इंतजार करो। और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लाइन में हैं। पर सर मैंने अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पर विचार नहीं किया। क्यों? अभी सोचूंगी। क्या? जी। पर क्यों? मेरा पर्सनल मामला है। बस आप मुझे मेरे शो के पैसे दे दीजिए। इतने दिनों से तंगी में दिन चला रही हूँ। ओके पैसे ले जाओ और इसी वीक में तो दूसरा शो है, उसकी तैयारी करो। ओके सर। आहाना ने हामी भरी। मैनेजर ने अकाउंट डिपार्टमेंट से आहाना को उसके शो के पैसे दिलवा दिए तो अपनी मेहनत की पहली कमाई पाकर वह बहुत खुश थी। तभी जैसी उसके पास आई कि उसे कोई बाहर बुला रहा है, वह बाहर आई तो एक सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी देखी। नज़दीक आकर देखा तो उसमें विक्रांत था, जो आहाना को देखकर मुस्कान चेहरे पर ले आया। जी नमस्ते। उसे देख आहाना हाथ जोड़ती बोली, नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। अविनाश सर ने गाड़ी भेजी है, आपसे ज़रूरी बात करनी है इस समय। जी। आप सर से बात कर लीजिए। उसी समय उसके फ़ोन में अविनाश की कॉल आ रही थी। जी। वह धीमे सुर में बोली, आहाना मैंने गाड़ी भेजी है, विक्रांत के साथ आ जाओ। कहाँ? ज़्यादा सवाल मत पूछो, आ जाओ बस। आहाना ने विक्रांत की तरफ देख उसे रुकने को कहा। अंदर आई और मैनेजर से इजाज़त लेकर बाहर आ गई और अब गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। कुछ समय पश्चात विक्रांत ने साउथ मुंबई के एक अपार्टमेंट के बाहर आकर गाड़ी रोक दी। आहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा तब पर नज़र दूर खड़े अविराज पर पड़ी। ब्राउन कलर के बिजनेस सूट पहने वह हमेशा की तरह काफ़ी हैंडसम और फ्रेश लग रहा था। अपने आगे के बालों को अंतन हाथ से सेट करता वह लंबे डग भरता भरता गाड़ी के पास आया। वह गाड़ी से बाहर निकली तो उसने विक्रांत को जाने का इशारा किया और वो गाड़ी लेकर चला गया। क्यों बुलाया आपने मुझे? आहाना ने पूछा। आ जाओ। वह आगे आगे चलने लगा तो आहाना उसके साथ हो ली। वह उसे अपने साथ उस अपार्टमेंट में ले आया। दो मास्टर बेडरूम के साथ एक छोटा सा रूम और एक बड़ा हॉल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था। आहाना ने देखा तो हैरान थी। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? उसने पूछा। ये तुम्हारा घर है जो मेरे घर से थोड़ी दूर पर है। पर मेरा कैसे? मेरी तरफ से तुम्हारी सफलता के लिए गिफ्ट जो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बोलते हुए उसकी आंखें अलग चमक और अधिकार का भाव लिए हुए थी। पर मैं ये नहीं ले सकती। पर क्यों आहाना? तुम पीजी में रहती हो। अविराज खुराना की दोस्त होकर पीजी में रहना अच्छा नहीं लगता। या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? क्या तुम मेरी इंसल्ट करवाना चाहती हो? मैं आहाना हूँ, एक मामूली सी मॉडल जिसका बहुत बैकग्राउंड बहुत ही साधारण। और आप बिजनेस टाइकून अविराज खुराना। मैं पीजी में रहती हूँ, इससे आपकी इंसल्ट होगी तो मेरा अतीत तो इससे बुरा है। मैं किसी के घर की नौकरानी भी रह चुकी हूँ, उससे भी आपकी इंसल्ट होती होगी। अब तुम यहाँ सब गलत मैं ले जा रही हो। तुम मेरी कंपनी की मॉडल भी हो और हम दोस्ती से थोड़ा आगे भी सोच ही सकते हैं। और बिल्कुल उसके करीब आकर नज़रों से नज़रें मिलाए चिर परिचित मनमोहक अंदाज में बोला कि आहाना की जैसे सांसें थम गई। आगे मतलब उसका मतलब समझकर उसने धड़कते दिल से अटकते हुए पूछा कि कहीं वह उस रात का जिक्र न छेड़े, इसलिए इस बात से घबरा भी रही थी। आगे मतलब फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बनने पर विचार करो। जब से मिली हो किसी और पर नज़र ठहर ही नहीं रही, न किसी को गर्लफ्रेंड बनाने का विचार मन में आ रहा है। अब तो तुम मेरी सीरियस वाली गर्लफ्रेंड बन जाओ और बार बार जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हो वो गायब होना बंद हो जाओ। मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। वह गंभीरता चेहरे पर लाता बोला तो आहाना को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। ऐसे क्यों? हंसी रोकती वह पूछती है। ये वही इंसान है जो ट्रेन में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि इसे किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, खुद को प्रैक्टिकल बंदा समझता है। पता नहीं, आप मेरे बारे में इतना मत सोचा करो। आहाना होठों की हंसी दबाती बोली। क्यों? इतना सोचते तो आपको प्यार हो जाएगा। हाँ हाँ,
वह ठहाका मार कर हंस दी। उसे हंसता देख वह थोड़ा झेप गया। वह कह भी सही रही है, जब से मिली है उसने उसके अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। प्यार और मुझे इम्पॉसिबल। मैं न प्यार वार में विश्वास करता हूँ न करूँगा। हाँ, ये ज़रूर चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उसकी आंखों में हल्की शरारत आ गई तो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता बोला तो वह उसे दोनों हाथों से धक्का दे देती है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, वह इतराती बोली तो वह भी संभलता है। क्यों पॉसिबल नहीं है, कब तक ट्राई मारता रहूँगा। कुछ तो मेरे रुतबे का ख्याल करो। मैं अभिराज खुराना हूँ, बिजनेस टाइकून। लड़कियों में मेरा क्रेज है और तुम तो मुझे भाव ही नहीं देती हो, बिल्कुल हल्के में लेती हो। वह भी हल्के लहजे में ही बोल रहा था और अहाना भी उसे मजाक में ही ले रही थी। पर उसकी बात गलत भी नहीं है। वह एकटक उसे देखने लगी। ऐसा नहीं कि वह उससे प्रभावित नहीं है, कुछ तो आकर्षक है इसमें कि उसने खुद को इसके हवाले करते एक बार भी नहीं सोचा। शायद इसका आत्मविश्वास, खुले विचार और इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद सरल स्वभाव होना एक बहुत बड़ी बात है। पर फिलहाल खुद भी वह किसी रिश्ते में वह नहीं बनना चाहती। आज़ादी चाहती है अपनों से। प्यार शादी सबसे विश्वास सा उठ गया है। समय लगेगा पहले वाला विश्वास हासिल करने में। यह भी तो इस सब के विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने कभी उस दिन के बाद उस रात के बारे में नहीं सोचा, न कभी खुद को गलत माना। गलत माने भी क्यों, क्या कोई उसे तब बचाने आया जब रुद्र प्रताप उसे जबरदस्ती कर रहा था, या तब आए जब वह मुंबई की सड़कों पर बेसहारा बेबस घूम रही थी, या तब जब भूमि कौर उसके दोस्त उसे जलील कर रहे थे। उसने हर वक्त हर परिस्थिति में खुद को बचाया, संभाला। हर बार जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की ज़िंदगी को चुना। खुद को कभी स्वयं की नज़रों में नहीं गिरने दिया। और अब जब वह उस मुकाम पर है कि वह आत्मनिर्भर है, पर क्यों किसी का एहसान लेकर अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। वह खुद अपने लिए अपना घर लेगी, वो भी अपनी मेहनत की कमाई से। उसकी नज़रों से नज़रें हटाई और वहाँ पीछे सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई। उसने हल्के फुल्के मूड से चेहरे पर गंभीरता की चादर लौटता देख उसने पूछा, आप चाहते हैं कि हम दोस्त रहें। वह गंभीर आवाज़ में पूछती है तो वह भी उसके साथ ही बैठ गया। हाँ, तो आपको वो रात भूलनी पड़ेगी। आप उसका कभी जिक्र नहीं करेंगे, जैसे उस दिन कुछ हुआ ही नहीं। बोलते हुए उसका चेहरा भावहीन हो गया। ये क्या कह रही हो अहाना, ये नहीं हो सकता। हो सकता, हम चाह कर भी वह सब नहीं भुला सकते। तो क्या चाहते हैं मैं भी आपकी उन बाकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट में से एक हूँ जिनके साथ आपने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ दिन बिताए, उनको भी तो आपने भुला दिया। अहाना ने तंज करते हुए कहा तो अभिराज को अच्छा नहीं लगा तो चेहरे पर गंभीरता आ गई। ये क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उन जैसी नहीं हो। और प्लीज़ बार बार ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत किया करो। वो मेरा अतीत है जिसे मैं स्वीकारता हूँ, किसी से छिपाता नहीं हूँ। हर किसी का एक अतीत होता है। क्या तुम अपने अतीत में वापस जाना चाहती हो? नहीं ना, तो मैं भी नहीं जाना चाहता। अहाना की तरफ देखता है वह गंभीरता से बोला, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका एहसान मानती हूँ कि आप उस हर जगह मौजूद होते हैं जब मुझे सहायता की आवश्यकता होती है। पर मैं आपकी कंपनी के मॉडल बनकर न आपको अपना मालिक बनाना चाहती और न बिना किसी इमोशनल वाले रिश्ते लिविंग में रहना चाहती हूँ, और न दोबारा किसी से दिल लगाकर अपना दिल सौंपना चाहती हूँ कि वह उसे तोड़ मरोड़ कर फेंक दे। मुझे आप एक दोस्त के रूप में ही चाहिए, बाकी किसी रिश्ते की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं बची। बोलते हुए गला भारी होने लगा, आवाज़ भर्रा सी गई तो दोनों हाथ सोफे पर मजबूती से जमा खुद अपनी भावनाएं स्थिर करने की कोशिश करने लगी। अब मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। आपने ही उस दिन कहा था कि वो मुकाम हासिल करो जहाँ पहुँच मुझे वैसी ज़िंदगी न जीनी पड़े जिसमें दूसरे मेरा फैसला करें। रुद्र प्रताप और भूमि जैसे लोग मुझे बेइज्जत न कर सकें।
मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकूंगी तो वही कोशिश कर रही हूँ कि ना किसी के घर पर रहूंगी, ना किसी के अंडर काम करूंगी और ना किसी के इमोशनल टच में होने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इन सब के मेरे पास बहुत बुरे अनुभव हैं जिसने मुझ फिर से गुजरने की हिम्मत नहीं बची। बहुत मुश्किल से इस सब से बाहर निकली हूँ। बोलकर वह चुप हो गई। तुम मुझे हमेशा गलत समझती हो। उसने गहरी सांस ली। मैं आपको गलत नहीं समझ रही। मैं चाहती हूँ आप मुझे समझो। आप मेरे दोस्त हैं और चाहती हूँ दोस्त ही रहें। सच बताऊँ, एक आप ही हैं जिनसे मैं अपना दिल खोल कर सारी बातें बता पाती हूँ। आप मुझे समझ पाते हैं। मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही रहें। मैं ये फ्लैट नहीं लूँगी, ना आपकी कंपनी की मॉडल बनूँगी। जैसे आप अपनी लाइफ जी रहे हैं स्वच्छंद, बिना किसी दखल के, मैं भी जीना चाहती हूँ। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं उस रात का जिक्र कभी होठों पर नहीं लाऊंगा। मैं भी दिल से यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, अपनी मन माफिक जिंदगी जियो और इससे भी ऊंचा मुकाम हासिल करो। मैं हमेशा दोस्त बनकर एक साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी चलते हुए लड़खड़ाओगी, संभालने में खड़ा मिलूंगा। कड़ी धूप में चलते हुए कदम रुकने लगे तो एक ठंडी छाया की तरह हमेशा साथ में पाओगी। कहता हुआ वह मुस्कुरा दिया तो वह भी मुस्कुरा दी। अब अपनी बातों और विचारों से हमेशा ही मुझे अपना फैन बना देते हैं। हाँ, फैन तुम, वो भी मेरी। हंसता हुआ वह हंस दिया। मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। वह थोड़ी शर्माती बोली, मेरे जैसे? हाँ, वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। नहीं आहाना, मेरे या किसी और की जैसे कभी बनने की कोशिश मत करना। अपने जैसे बनना है। तुम लोगों की प्रेरणा बनो। जैसे तुमने जिंदगी की मुसीबतों से सबक ले, ऐसे जिंदगी जीने का इरादा किया है। मैं भी इन हालातों से गुजरा हूँ। कोई जानबूझकर ऐसी जिंदगी नहीं चुनता। हालात सबको वैसा बना देते हैं जैसा वे हैं। पर एक बात मानूंगी क्या? मैं हमेशा तुम पर ट्राई मारता रहूँगा। इसका बुरा मत मानना। आदत से मजबूर हूँ। वह फिर से हल्के मूड में आता बोला, कब तक? जब तक तुम मान नहीं जाती। हाँ हाँ, ठीक है, करते रहिए कोशिश। चलें अब? मतलब फाइनल है कि तुम न ये फ्लैट रही हो, न मेरी कंपनी की मॉडल बन रही हो? हाँ। मतलब पीजी में रहना चाहती हो? नहीं तो इतना आलीशान नहीं। जब पर जल्द ही अपने लिए खुद का फ्लैट ले लूँगी। अब तो मुझे मेरे शो के पैसे मिला करेंगे। ओके, जैसे तुम्हें ठीक लगे। उसने सहमति जताई। अविराज और आहाना वहां से लौट आए। आहाना को पैसे मिल गए थे जिनसे शाम के समय पीजी की सभी लड़कियों को पार्टी देकर उसने साथ अपनी खुशी मनाई। अविराज भी आहाना से मिलकर वापस आया तो विक्रांत से जरूरी गुफ्तगू करने लगा। वह उससे अपने छोटे से लेकर बड़ी सभी बातें डिस्कस करता है। विक्रांत जी, आहाना ने वो फ्लैट लेने और एक कंपनी की मॉडल बनने से इनकार कर दिया है, तो फिलहाल वो पेपर्स रोक दो। वाट? विक्रांत चौंक गया। हाँ, पर क्यों? पता नहीं उस लड़की का दिमाग कैसा है, उसे समझना मेरे लिए तो नामुमकिन है। मुझे तो सरासर बेवकूफ़ लगती है। कहती अगर मेरी कंपनी की मॉडल बनेगी तो फिर हम दोस्त नहीं रह जाएंगे। अब बताओ ऐसा कभी होता है? इसका क्या कलेक्शन? पर उसे किसी बात के लिए एग्री करना बहुत मुश्किल है। फ्लैट तो ले ही लेती। नहीं लिया। चलो अब इस बारे में उसे कोई फोर्स नहीं करूँगा। वो जैसे ज़िंदगी जीना चाहती है जीने दो। मैं भी चाहता हूँ वह एक एक सीढ़ी चढ़े। एकदम से बुलंदी पर पहुंचकर सफलता अस्थायी रहती है। उसे एक एक स्टेप करके पाओ, तभी ऊंचाई पर बरकरार रह सकते हैं। बस तुम उस पर नज़र रखना कि रुद्र प्रताप उसे परेशान न करे। ओके सर। अविराज हिमानी जी से भी मिलना चाह रहा था तो विक्रांत से कहता है, विक्रांत हिमानी हरवंशी को भी कॉल लगाओ और कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओके सर। अविराज के कहने पर विक्रांत हिमानी जी को कॉल लगाता है। वह उस समय शूट पर थी। विक्रांत उसे कॉल लगाता है और बताता है कि वह अविराज का असिस्टेंट बोल रहा है तो उनका माथा ठनका। क्यों कॉल किया है? सर आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। उसे मुझसे क्या बात करनी है? कुछ अर्जेंट है? कब तक फ्री हैं बता सकती हैं? जी बताइए कब मिलना है? जितनी जल्दी संभव हो सके। पॉसिबल है तो आज ही आ जाइए। कहाँ मिलना है? उन्होंने जगह पूछी तो विक्रांत ने अभिराज की तरफ देखा। होटल ग्रैंड एरेना।
उसने धीमे से कहा, जी मैम, होटल ग्रैंड एरेना। ओके। उन्होंने हामी भरी तो अविराज का चेहरा गंभीर हो गया। शाम के समय हिमानी जी सूट से लौटी तो घर जाने के बजाय सीधा होटल ग्रैंड एरेना आ गई। कोई ज़रूरी बात होगी तभी अविराज ने मिलने बुलाया होगा, वरना तो यहाँ सामने आने से भी बचता है। गाड़ी से उतरी तो विक्रांत उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। उनके आने के बाद औपचारिक अभिवादन किया। अब उन्हें लेकर उस साइड आ गया जहाँ प्राइवेट एरिया था। खास लोग ही यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आम लोगों का आवागमन नहीं होता। एक टेबल लगी थी। विक्रांत ने उन्हें बैठने को कहा तो वो बैठ गई। अविराज कब तक आएगा? इधर उधर नजर दौड़ा। जब अविराज नहीं दिखा तो उन्होंने पूछा। तभी नजर दूर से आते अविराज पर पड़ी, जो एक हाथ पैंट की जेब में डाले इधर ही आ रहा था। वहां पर आकर ठीक उनके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। न औपचारिक अभिवादन, न अन्य कोई बात। अविराज ने विक्रांत को जाने का इशारा किया तो वह चला गया। उसके जाने के बाद माहौल में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इस खामोशी को आखिर हिमानी जी की आवाज़ ने ही तोड़ा। तुम तो मुझसे नफरत करते हो, एक बार फिर क्यों हमारी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश कर रहे हो? अगर फिर से मन में कोई साजिश पनप रही है तो अच्छे से समझ लो, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। उन्होंने चेतावनी वाले सुर में कहा। साजिश? मैं नहीं, आप रचती हैं। आप न अपना परिवार संभाल पाई, न साथ में रहने वाले बेटे को, और तेवर आपके आसमान छूते हैं। किस बात का घमंड है आपको? हाँ? उनकी बात सुनकर अविराज विफरता हुआ बोला, क्या बकवास कर रहे हो? फिर से कुछ एक्सक्यूजेज ले आए होंगे मुझे गलत साबित करने के लिए। वे गुस्से में उसे घूरती हुई कहती हैं। तो अविराज का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। मुझे आपको गलत साबित करने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी गलत हो। उसकी आंखों में गुस्से और नफरत के भाव का मिश्रण था, जिसका असर उसके बोलने के लहजे में उतर आया था। बोलते हुए सुर ऊंचा व बेहद तीखा था। उसका बात करने का ये लहजा हिमानी जी को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, पर दोनों जिस टोन में बात कर रहे थे साफ जाहिर था ये वर्षों की नाराजगी और गुस्सा जो एक दूसरे के लिए मन में दबाए बैठे हैं, उसका ही नतीजा यह कड़वाहट है जिसने माहौल को बेहद गंभीर और तनावपूर्ण बना दिया है। दोनों गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद यह उनके अपने बस में भी नहीं है। अविराज, माइंड योर लैंग्वेज, वह गुस्से में दांत पीसती हुई कहती हैं। व्हाट डिड आई से रॉन्ग? आपको खुद पर बहुत ज़्यादा घमंड है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब भी आप सोचती हैं तो बस अपने फायदे का। यू आर लिमिटेड यू योर सेल्फ। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, कभी आपने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। अविराज के दिल की नफरत हिमानी जी के लिए कड़वाहट उगल रही थी। मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में? जब किसी ने मुझे नहीं समझा तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? नहीं करनी परवाह तो न करती, पर जिस बेटे को साथ में ले गई थी, कम से कम उसको सही परवरिश देकर खुद को सही और हमें गलत साबित करती। पर आपने उसको जैसी परवरिश दी है वो देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। ऐसा क्या किया भूमिक ने? क्यों ऐसा कह रहे हो? आप अपने में बिजी हैं। बेटा क्या करता है उसको देखने की फुर्सत है आपको? मैंने क्या नहीं किया उसके लिए? अच्छी परवरिश दी है, अकेले पाला पोसा, किसी बात की कमी नहीं होने दी। उसे इस लायक बना दिया कि उसकी अपनी पहचान है, उसका भविष्य सुरक्षित रहे और उसके मुझसे अलग अपनी पहचान हो। बॉलीवुड में इसको एंट्री दिला दी है, जल्द ही वो बॉलीवुड का बड़ा नाम होने वाला है। वे गर्दिश सुर में बोली। वाह, बहुत खूब। इतना करके आप फर्ज पूरा हुआ। अच्छी परवरिश दी, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा दिया और अपनी जान पहचान का फ़ायदा उठा उसे एक फिल्म दिला दी। बस बेटे के प्रति फर्ज पूरा हो गया। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए था। इसके अलावा भी कुछ फर्ज होते हैं, जैसे कि उसके अंदर मैनर्स डालते, दूसरे का दुख दर्द समझ सके, वो कुव्वत होती। तब मानता कि आपने अपना फर्ज पूरा किया। उसको अपने पास रखने की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी इस दिन के लिए कि उसकी नज़र में एक लड़की की इज्जत महज चंद नोट है जिनसे वह उसे खरीद लेगा। अविराज के अंतिम शब्दों ने हिमानी जी पर बर्फपात का काम किया। दिल दहशत जदा हो गया।
ये क्या कह रहा है? अविराज, ये सच नहीं। भूमि कैसे नहीं कर सकता? ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो उसके बारे में? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कुछ नहीं कर सकता। कोई और लड़कियों की इज्जत की बात करे तो समझ जाता है, पर तुम्हें लड़कियों के बारे में नजरिए को लेकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुद तुम क्या करते हो ये किसी से छिपा नहीं है। तुम लड़कियों को टाइम पास के अलावा कुछ नहीं समझते हो। ऐसे बातें तुम पर शोभा नहीं कर दे रही हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने हल्के से गर्दन झटकते तंज कसते हुए कहा तो अविराज बौखला गया। मैं कुछ भी करता हूँ पर किसी से जबरदस्ती नहीं करता। न किसी की गरीबी और मजबूरी का मजाक बनाता हूँ और न किसी के साथ वो सलूक करता हूँ जो उस घर में भूमिक ने आहाना के साथ किया। मैं किसी के साथ वैसा करने की सोच भी नहीं सकता। और मेरे बारे में कोई धारणा मत बनाना। मेरे और मेरे परिवार के हालात ऐसे बना दिए गए कि मेरा रिश्तों से भरोसा उठ गया, इसलिए मैं किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहता। मेरे भाई ने भी किसी से बहुत प्यार किया था, अरमानों से घर भी बसाया था, पर उसने मेरे भाई का और मेरे परिवार का वो हाल किया कि हमारी सड़क पर आने की नौबत आ गई थी। कच्ची उम्र में मेरे कंधों पर भारी जिम्मेदारी डाल दी गई, जिसके लिए अपने अंदर के अभी को मार कर मैं अविराज खुराना बना हूँ। पर मेरे मन में लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट भी है और किसी का दर्द समझने की कुव्वत भी। पर भूमि किया आपने कुछ भी नहीं है। बोलते हुए चेहरे पर दर्द के भाव ने दस्तक दी तो बोलकर खामोश होकर टेबल को घूरने लगा। ओ प्लीज अब अपना ये विक्टिम कार्ड खोलना बंद करो। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मुझे अब भूमि को गलत साबित करने से तुम सही साबित नहीं हो जाओगे। और ये सही गलत या डिस्कशन करने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। तुम ये बताओ आहाना को कैसे जानते हो और भूमिक ने उस दिन उसके साथ क्या किया, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आहाना घर छोड़कर क्यों गई। पूछते हुए सुर थोड़ा धीमा हो गया। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। कैसे पता होगा? फुर्सत होगी तब यह सब जानने की, तब न पता होगा। आपने हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता दी, पर घर परिवार पति बच्चे से अधिक आपको अपना करियर प्यारा था। यही करना था न तो क्यों ले गई भूमि को अपने साथ रह हमारे साथ रहता तो कम से कम वह एक अच्छा इंसान तो बनता, पर अब कुछ भी नहीं बन पाया। तुम एक तरफा राय बना रहे हो, बता क्यों नहीं देते सच क्या है? और क्या क्या भूमिक ने, और तुम आहाना को कैसे जानते हो? कहीं आहाना तुम्हारा मोहरा तो नहीं थी जिसे सोच समझकर मेरे घर में भेजा गया हो ताकि मेरी जासूसी कर सके? हिमानी जी संकित हो उठी। जस्ट सट आप हिमानी आरवंशी। अगर आहाना को अपनी लड़ाई के बीच में घसीटने की कोशिश की या फिर आपने या भूमिक ने उसे परेशान करने की सोची भी तो अच्छा नहीं होगा। आपको अच्छे से पता है अविराज क्या है और वो क्या कर सकता है। भूमिक ने जो आहाना के साथ किया उसकी जगह कोई और होता तो उसका भी वही हाल होता जो उस डायरेक्टर का हुआ, जिसने उसे काम देने के बहाने कंटिंग काउच का शिकार बनाने की कोशिश की। बोलते हुए उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे जो हिमानी जी भली भांति महसूस कर पा रही थी। पर वह चुप थी और उसकी बातों को गौर से सुन रही थी। वह भी सच जानना चाहती थी। आहाना का इस सब से कोई लेना देना नहीं। मुझे ये जानना है कि तुम उससे कहाँ और कैसे मिले। उससे तो मेरी मुलाकात अचानक ही हो गई थी जब वह रुद्र प्रताप से बचने ट्रेन के उसी कंपार्टमेंट में छिप गई थी जिसमें मैं सफ़र कर रहा था। वह बहुत डरी हुई और सहमी हुई थी। वो लोग उसे पकड़कर वापस ले जाना चाह रहे थे, पर वह उनसे छिप रही थी। उनको उसको देखा तो एहसास हुआ कि दुनिया में कितनी बेबसी और मजबूरी में भी लोग जीवन जीने पर मजबूर हैं। जब हम अपने ऐसो आराम से भी संतुष्ट नहीं, तब एक लड़की किसी के बचे हुए झूठे खाने को भी चाव सिखा रही थी। उसकी मजबूरी से दिल पसीजा और उसके लिए सहानुभूति उमड़ी। मैं उसे हर हाल में बचाना चाहता था। बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली। वह अकेली थी। मुंबई में आकर न जाने किसके हाथ पड़ती और कहाँ पहुँच जाती। मैं उसे अपने साथ ही ले जाना चाहता था, पर जब मैं सो रहा था वो मुझे बिना बताए ट्रेन से उतर गई। कभी अपने रिश्तेदारों की भी परवाह न करने वाले इस अविराज खुराना ने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, पर नहीं मिली। एक दिन दोबारा मिली जब वह फिर से मुसीबत में थी। रुद्र प्रताप उसे जबरदस्ती ले जा रहा था। मैं उसे बचाकर घर लाया,
पर वह इस उम्मीद में थी कि हिमानी आरवंशी का घर उसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। मुझे बिना बताए वहाँ से चली गई। पता करवाया तो पता चला वो आपके घर पर है। आहाना वहाँ खुश है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आप उसे काम दिला देती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं उसे खुश और सुरक्षित देखना चाहता था। पर उस रात आपकी गैर हाजिरी में भूमिक ने उसकी गरीबी का मजाक बनाकर उसे खरीदना चाहा। नहीं मानी तो उसके साथ जबरदस्ती करनी चाही। उसने किसी तरह खुद को उससे बचाया और वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। बोलकर वो चुप हुआ। ये सच नहीं है। यह सब सुन हिमानी जी विचलित होकर बोली, यही सच है। भूमि को सही गलत पहचान नहीं है, न दुनियादारी की समझ। वो तो आहाना अपनी मुसीबतों से जुड़ती जीवित हो गई है और एक कोई और लड़की होती तो कोई गलत कदम उठा चुकी होती। अगर ऐसा होता तो मैं आप या भूमिक दोनों में से किसी को नहीं छोड़ता। सड़क पर ले आता फिर वो समझाता कि किसी की मजबूरी बेबसी क्या होती है। अभी भी भूमि को समझा दो, अपना रवैया बदले, वरना जो जिंदगी आहाना ने जी उसे भी वैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। तब उसे अक्ल आएगी। वह दोनों आइवरों को गुस्से से सिकोड़ते बोला, अपनी जुबान पर लगाम रखो। माना कि भूमिक ने गलती की है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, पर उसकी वजह है वह लड़कियों से नफरत करता है, इसलिए उसने आहाना के साथ वह सब किया। पर उसने बस उसे डराने के लिए किया ताकि वह घर छोड़कर चली जाए। वरना वो चाहता तो आहाना के साथ कुछ भी कर सकता था। और बार बार ये तुम मुझे धमकी क्या दे रहे हो? भूमिक मेरा बेटा है, हिमानी आरवंशी का। तुम बड़े बिजनेसमैन बेशक हो, पर इतने नहीं कि हिमानी आरवंशी को सड़क पर ला सको। हिमानी जी चेतावनी देती बोली, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैंने आज तक यह सब करने की कोशिश नहीं की। आपसे नहीं, पर भूमिक से मेरा खून का रिश्ता है। मेरे बड़े भाई का बेटा है, भतीजा है मेरा। आपको तकलीफ होगी तो उसे भी होगी, जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने आज तक आपके खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, पर आगे भी नहीं उठाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वह उन्हें चेताते हुए धमकी वाले लहजे में बोला, भूमिक सिर्फ मेरा बेटा है, हिमानी आरवंशी का। खबरदार अगर उसका नाम उस घर से जोड़ने की कोशिश की तो आपके ऐसे कहने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा भूमि को मुझसे छीनना चाहते थे। इसमें कामयाब नहीं हुए तो ऐसे बहाने ढूंढते हो कि भूमि की वजह से मुझे नीचा दिखा सको। मानती हूँ कि भूमिक ने आहाना के साथ गलत किया, पर अभी वो उस उम्र में है कि उसे समझ नहीं है। धीरे धीरे समझ आ जाएगी। उम्र की बात मत करो। इस उम्र में मैं अपने परिवार और एक कंपनी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुका था, जिसे बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम हर बात में मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हो? क्योंकि हमारे घर की बर्बादी के पीछे आप जिम्मेदार हो। आपकी वजह से भैया इस हालत में हैं। हमारा बिजनेस डूबने के कगार पर पहुंच गया था और आप अपनी फिल्म दुनिया में व्यस्त थी। मैं इस सब पर कुछ बात नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ। वह उठकर जाने लगी। तभी अविराज की आवाज़ कानों में पड़ी, वंशु शादी कर रही है। उसके ये कहते ही कदम रुक गए। आंखों से आंसू टपक पड़े। पीछे मुड़ गई और वापिस बैठ गई। वंशु शादी कर रही है? कब? आवाज भर्रा गई। इसी महीने, बाहर ही। नहीं, शादी यही होगी। मम्मी और भैया भी यहीं आएंगे। वो ये हालत में है कि आ सके। हाँ, पहले से ठीक है। अविराज के कहने के बाद थोड़ी देर चुप बैठी रही, जैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश में हो। फिर उठकर चली गई तो अविराज भी वहां से बाहर निकल आया। हिमानी जी अपनी गाड़ी में बैठने लगी। एक बार नजर अविराज पर डाली तो अपनी गाड़ी में बैठ गया था। उन्होंने भी अंदर बैठकर ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मन में गहरी उदासी थी। गाड़ी की सीट पर से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। आहाना अपने रैंप ओपनिंग शो की सफलता की खुशी पीजी वाली लड़कियों को पार्टी देकर मना चुकी थी। अब बारी उसकी साथी मॉडल्स को पार्टी देने की थी। रैंप शो सफल रहा, सिर्फ यही खुशी होने वाली बात नहीं थी। उसके लिए एक और खुशखबरी है कि उसके लिए 2 कंपनीज की तरफ से मॉडलिंग के ऑफर आए हैं। कंपनियां एक ही एम्पायर जितनी बड़ी तो नहीं, पर आहाना के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी उससे जरा भी कम नहीं है। एक मॉडल के तौर पर स्थापित होने की तरफ मजबूती से बढ़ाया कदम तो है ही। इन कंपनीज की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय और उसके बाद होने वाले सोच के लिए एक अच्छी
अच्छी खासी रकम अदायगी भी होगी तो उसका अपना खर्चा आराम से चलेगा। बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश तो उसे कभी नहीं रही, इसलिए कभी किसी काम को करने में कोई छोटे बड़े का फर्क नहीं समझा। उसकी ख्वाहिश एक सम्मान की जिंदगी जीने की थी जो उसे मिल गई है। कभी मालकिन के बच्चों के उतरन की कपड़े पहनने वाली एक फैशन शो के लिए लाखों की ड्रेस पहनती है जो किसी सपने के सच होने से कम नहीं, पर उस सपने से कम ही है जो एक छोटे मालिक के साथ शादी करने का सोचती थी। अब तो शादी की ख्वाहिश तो नहीं रही, पर उसके आगे उड़ान भरने खुला आसमान है। जितना मर्जी उड़ान भर सकती है, यह उसकी अपनी काबिलियत पर निर्भर है। सबके साथ एक रात की डिनर पार्टी करने बड़े से 5 स्टार होटल में हुई थी। कुल मिलाकर 8-10 लड़कियां हैं। ब्लैक कलर के स्किन टाइम पैंट ऊपर वाइट कलर की स्वीलेंस शर्ट मैचिंग के ब्लैक कलर के गोल इयरिंग जो उसके गर्दन को छू रहे थे। आंखों पर लगा लाइनर और मस्करा आंखों की ओर, होठों की गहरे सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक सिर्फ चेहरे की खूबसूरती कई गुना अधिक बढ़ा रहे थे। उसके शार्ट हेयर कट्स में वह उन सबसे अलग दमक रही थी। कामयाबी की खुशी पिछले सारे गमों की कड़वाहट को कम कर चेहरे पर कुदरती चमक दमक फिर से लौटा लाई है। होटल पहुंचकर वे अपने पहले से बड़ी सी गोल टेबल पर बैठकर डिनर का ऑर्डर देती हैं। कुछ देर बाद वेटर उनका ऑर्डर किया डिनर वहां पर सर्व कर देते हैं और वे इसका आनंद लेने लगी। हिमानी जी भी अविराज से मिलने के बाद अजीब से कसमस में घिरी हुई थी। घर पहुंचकर गाड़ी से उतरी और भारी कदमों से बगले के अंदर प्रवेश किया। हॉल को पार करती सीढ़ियों से चढ़ती अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर साइड लगे काउच पर बैठकर दिन भर की थकान को रिलीज करने और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। उसके बाद उठी और कपड़े चेंज करके डिनर करने नीचे आ गई। अर्चित भी आजकल यहाँ नहीं है तो टेबल पर बैठी वह भूमि का इंतजार करने लगी। काफ़ी देर हो गई, वह कमरे से निकला ही नहीं। मेड खाना लगाने लगी। भूमि कहाँ है? उन्होंने उससे पूछा। वो अभी आए नहीं क्या? हाँ, क्यों? जी, उनका फ़ोन आया था कि आपको कॉल कर रहे थे, आपने रिसीव नहीं किया तो उन्होंने घर के नंबर पर कॉल किया। क्या कह रहा था? कह रहे थे किसी बड़े होटल में प्रोग्राम है तो वहाँ जाएंगे, डिनर वहीं से करके आएंगे। तो आपको कह दूँ कि डिनर के लिए उनका इंतज़ार न करें, न परेशान हो। मैंने वजह बताई तो ध्यान आया कि सुबह बता तो रहा था कि प्रोग्राम है। वह भी आजकल काफ़ी बिजी हो गया है। उनसे एक्टिंग का शौक़ उसे भी विरासत में मिल गया है तो वह खुद भी अपने सफल होने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है ताकि बॉलीवुड में स्थापित हो सके। तो लेट सेट होने लगा है। वह होता तो उसके साथ बैठकर खाना भी खा लिया जाता, पर अब खाने का मन तो है नहीं। बेमन से खाना खाया और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में आ गई। फ़ोन चेक किया तो देखा उसमें भूमि की कॉल आई हुई थी। अपनी टेंशन में उसने देखा ही नहीं कि फ़ोन साइलेंट में है। उसे वापस कॉल लगाया तो उसने बताया कि वह प्रोग्राम के सिलसिले में बाहर है तो लेट आएगा। उससे बात करने के बाद फ़ोन एक किनारे रख दिया। मन बेचैन है। अविराज के कहे शब्द दिमाग में हलचल मचा रहे हैं। मंजू शादी कर रही है। उठ खड़ी हुई। अलमीरा खोली, उसमें कुछ पुरानी फोटोज रखी थी, बाहर निकाल ली। उनके जीवन की सुनहरी यादें थी जब वह बॉलीवुड में नाम कमाने और हीरोइन बनने की इच्छा लिए आई थी। पिता जयशंकर आरवंशी जाने माने बिजनेसमैन थे। वह उनकी इकलौती और लाडली बेटी थी। दिखने में अच्छी थी। एक्टिंग का शौक फिल्म इंडस्ट्री में ले आया तो पिता ने भी इनकार नहीं किया बल्कि साथ ही दिया। कुछ फिल्मों में लीड रोल करके वह स्थापित भी होने लगी थी। फिर एक दिन उनकी मुलाकात अभिलाष खुराना से हुई जो मुंबई के जाने माने औद्योगिक घराने से थे। मुलाकातें तो बढ़ी, नज़दीकियां भी बढ़ी। धीरे धीरे नज़दीकियां प्रेम तक जा पहुंची। अभिलाष खुराना शादी करना चाह रहे थे पर हिमानी जी को शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। वे अभी इंडस्ट्री नहीं छोड़ना चाहती थी। अभी तो उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत थी। अभिलाष खुराना उन्हें दीवानगी की हद तक चाहने लगे। उन्होंने 1-2 साल उनका इंतजार भी किया। आखिर उनकी जिद और प्यार के आगे हार कर हिमानी जी ने शादी की हामी भर दी।
परिवार वालों की सहमति से उन्होंने इस शर्त पर शादी की हामी भरी कि वे अपना फिल्मी कैरियर नहीं छोड़ेंगी। एक्टिंग उनका शौक था जिसे वो कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। अभिलाष खुराना ने उन्हें इजाज़त दे दी, पर शादी के बाद में उन पर फिल्मी दुनिया को छोड़ने का दबाव डालने लगे। जल्द ही उनके घर छोटी बेटी का जन्म हुआ तो फिल्मी दुनिया से स्वाभाविक दूरी बनने लगी। उसके बाद बेटा भी आया तो यह सब पूरी तरह से छूट गया। घर गृहस्थी में उलझी हिमानी जी की फिल्मी दुनिया से दूरी बनी तो उन्हें इसकी कमी तो महसूस होती, पर वह अभिलाष और अपने बच्चों के साथ खुश थी। उनकी खुशी के लिए वह उस दुख को भुलाने की कोशिश करती। वह उस फोटोज को देखने लगी जिसमें वे चारों थे। तब वे बहुत खुश थे। इसी बीच अभिलाष के पापा की डेथ हो गई। अभिलाष और उनके बड़े भाई अभी पढ़ाई कर रहे थे। कंपनी का सारा बोझ अभिलाष के कंधों पर आ गया जिसे वह अकेला संभाल पाने में असफल हो रहा था। परिणाम कंपनी लॉस में चलने लगी। उस पर कन्फ्रेशन हावी करने लगी जिसका असर उसके रिश्ते पर पड़ने लगा। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। नौबत हाथ उठाने वाली गाली गलौज तक आ गई। एक दिन जब ज़्यादा ही असहनीय हो गया तो वह दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आने का फैसला करती है, पर अभिलाष की मम्मी ने बेटी को ले जाने की इजाज़त नहीं दी। भूमिक दुधमुहा था इसलिए सिर्फ भूमिक को ही वो ला पाई। वंशु वहीं रह गई। उन्होंने एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और साइड एक्ट्रेस के रूप में हाथ आजमाया जिसमें उन्हें ज़्यादा सफलता मिली। उसके बाद हालत ऐसे बने कि वह वापस लौट ही नहीं पाई। पिता के गुजर जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उन्हें मिला है, इसलिए फाइनेंसी काफ़ी मजबूत रही, इसलिए भी झुकी भी नहीं। पर जब तक बेटे की याद कमज़ोर कर ही देती हैं। आंखों से आंसू टपक पड़े। छोटी सी बंसु इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी है। अपनी बेटी की शादी के लिए माँ के कितने अरमान होते हैं, पर उन लोगों ने वंशु की मन में उसके लिए इतनी नफरत भर दी है कि वह उसे माँ भी नहीं बुलाती, न कभी उससे बात करती है। वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। परिवार के बाकी सदस्य कभी न कभी भूमिक से मिले हैं। उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की, पर भूमिक हिमानी जी को छोड़कर जाने राजी नहीं हुआ। न उसे वंशु के बारे में ज़्यादा जानकारी है, वह अधिकतर बाहर ही रहती है, इसलिए भूमिक से भी कभी नहीं मिलती। पर अब जब शादी की लिए आएगी तो क्या वे लोग उसे अपनी शादी में शामिल होने देंगे? आहाना अपनी फ्रेंड के साथ जिस होटल में पार्टी करने आई थी, डिनर करके वो लोग निकलने ही वाले थे कि खबर मिली कि होटल में वाले एक प्रोग्राम में शामिल होने भूमिक और वंशी भी आए हुए हैं। भूमिक न्यूकमर है और अपनी डैशिंग पर्सनालिटी की वजह से यंग लड़के लड़कियों के बीच काफ़ी फेमस होता जा रहा है। क्योंकि ये सब लड़कियां मॉडल ही हैं, भूमिक से मिलने की ख्वाहिश में वे सब उस तरफ आ गई जहां भीड़ में घिरा भूमिक सबको ऑटोग्राफ दे रहा था। वे सब भी उससे बात करने उत्सुक थी, पर आहाना एक किनारे खड़ी थी। भूमिक उन सब से पूरे सब तरीके से बात कर रहा था जिसे देख आहाना के होंठों पर तंजमयी मुस्कान आ गई कि लड़कियों से नफरत करने वाले इस शख्स को इन सब लड़कियों द्वारा घेरे जाने पर कैसा महसूस हो रहा होगा। वह महसूस कर सकती है कि यह उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं होगा। वह उसके चेहरे पर गुस्से व झुंझुलाहट के निशान ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर नजर नहीं आए। वह उन्हें छिपाने में माहिर हो गया है। वह काफ़ी प्रोफेशनल भी हो चुका है कि पब्लिक के बीच कैसे बिहेव करना है, तो उसको शांति से ऑटोग्राफ दे रहा था। पर आहाना जानती है उसका सच, उसका असली रूप। वह दुनिया को दिखाने अपने असली रूप को छिपाते हुए रहता है, पर असल में वह अंदर से बहुत चिढ़ रहा होगा। उसे परेशान देख न जाने क्यों संतुष्टि का भाव आ रहा था। दो लोगों ने उसकी बदला लेने की चाहत है, एक छोटे मालिक जिसने उसे धोखा दिया और एक इस इंसान जिसने हमेशा उसकी गरीबी और बेबसी का मजाक उड़ा उसे दौलत से तोलने का चाहा। उस रात को वह कभी नहीं भूल सकती। वह सीन आंखों के आगे घूमने लगा जब वह इसके आगे बेबस लाचार हो गिड़गिड़ा रही थी और वह उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता अपने दौलत के घमंड में उस पर नोट उड़ा रहा था। मन घृणा से भर गया। इस ख्याल को झटक दिया और उसकी तरफ मुंह फेर लिया।
दहलती एक कॉर्नर की तरफ आ गई जहाँ कोई नहीं था। कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। पीछे मुड़ी तो भूमिक था, रॉयल ब्लू कलर के बिजनेस सूट के अंदर व्हाइट कलर की शर्ट पहने। वह अपनी पैंट की जेब में दोनों हाथ डाले उन्हें ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जो उसकी असलियत है। थोड़ी देर पहले नकली मुस्कान के पीछे अपने चेहरे की असलियत छिपाए था, अब अपने असली रूप में उसके सामने था। चेहरे और आंखों में गुस्सा, गुस्से में भौवें तनी हुई। इसकी आंखें उसी दुनिया की सबसे डरावनी और भयानक आंखें लगती हैं, क्योंकि इनमें उसे अपने लिए सिर्फ नफरत तैरती नजर आती है। घबरा गई तो घबराहट से थूक हलक के अंदर गटका। मुझे तुमसे बात करनी है, वह गंभीर आवाज में बोला। मुझे मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वह डर के मारे हल्का हकला गई। जाने को मुड़ी तभी भूमिक ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और उसके बॉडीगार्ड्स ने उसके मुंह पर हाथ रखा और पलक झपकते ही वो उसे वहां से उठा कर ले गए। जब तक आहाना समझती, चीखती चिल्लाती वह उसकी गाड़ी में के अंदर थी। उसे बहुत अधिक घबराहट होने लगी। वह अभिराज को कॉल लगाने फोन निकालने को हुई कि उसके बॉडीगार्ड उसके हाथ से फोन छीन लिया। क्या बदतमीजी है ये क्यों लाए हो यहाँ? मुझे जाने दो सर, आपसे बात कर रहे हैं, फिर चली जाना। तभी थोड़ी दूर से चलता भूमिका आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर आकर बैठ गया। आहाना ने उसे देखा तो गुस्से और नफरत से मुंह झटका। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। वह गुस्से में गहरी सांसें ले रही थी। मैंने कहा था कि मुझे बात करनी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनसुना करने की? दोनों भावों को सिकोड़ा दांत पीसता बोला। पर आहाना चुप थी। तुम्हारी जैसी चीप और घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तो कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकती। अविराज खुराना की कमजोरी का फायदा उठाकर वो कर लिया जिस मकसद से हमारे घर में घुसी थी। एक मामूली सी मॉडल बनकर ऐसे इतरा रही है जैसे बहुत बड़ी स्टार बन गई है। पर मैं तुझे तेरी औकात भूलने नहीं दूंगा। तुझे हमेशा याद दिलवाता रहूंगा, समझ गई? अविराज खुराना की वजह से नहीं, मैं अपने दम पर यहाँ पहुंची हूँ। आहाना के चेहरे पर दृढ़ता थी, जो भूमि को सहन नहीं हुई कि कल तक जो लड़की उसकी मेट थी आज उससे जुबान चला रही है। वह एक हाथ से सख्ती से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे सामने जुबान मत खोलना, वरना अच्छा नहीं होगा। तू मुझे अच्छे से जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। आहाना ने नजरें नीची कर उसके हाथ को देखा, जिसकी पकड़ उसकी गर्दन में बढ़ती जा रही थी। वह दोनों हाथों से उसका हाथ छुड़ाने का प्रयास करती है, पर बेकार था। उसकी पकड़ मजबूत थी। उसे अपनी सांस घुटती महसूस हो रही थी। बिना कोई गुनाह किए ही भूमि की नज़रों में गुनाहगार की तरह खटकती है। आहाना दरअसल ना इसमें भूमि की गलती है ना आहाना का गुनाह। भूमि कितना निर्दयी हो गया है कि उसकी नज़र में आहाना हर हाल में दोषी है। वह अपने मन की कोमलता को मार चुका है, इसलिए उसकी नाजुक गर्दन दबाते उसे तनिक भी झिझक नहीं हो रही कि अगर कहीं सच में ही आहाना की सांसों की डोर टूट गई तो क्या होगा। उसने यह सोचना ही छोड़ दिया है। उसका दिल एहसासों से रिक्त हो गया है। कहते हैं, बारों से भरी बंदूक थामे हाथ से अधिक खतरनाक होती है वे आंखें जिनकी नज़र दुनिया को प्यार से चूमना भूल जाती हैं। उन आंखों में रह जाती हैं तो बस निर्दयता। खूबसूरती के बजाय दिखती हैं खूब बदसूरती। पक्षियों की चहचहाहट कर्कश ध्वन लगती है। फूल भी कांटों सा एहसास कराने लगते हैं। इंद्रधनुषी रंग आंखों में चुभन पैदा करने लगते हैं। निश्चलता में छलावा नजर आने लगता है। जब भूमिक ने आहाना की गर्दन की पकड़ नहीं छोड़ी तो वह दोनों हाथों से नाखून उसके हाथों में गड़ा देती है, तो अब उसकी पकड़ ढीली हुई और वह अपनी गर्दन छुड़ाने की कामयाब हो गई। तो अब वह खांसने लगी। सच में बहुत बेरहम इंसान है, थोड़ी सी भी दया नहीं की। एक लड़की के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। वह जोर जोर से चीखने लगी। वह जल्दी जल्दी सांस लेने लगी। आंखें बंद कर लेती है। आंखें खोलती तो देखा भूमिक अपने हाथ देख रहा था जिस पर उसने नाखून चुभाए थे। तो अब वह गुर्राया, मन तो ऐसे करता है कि तुझे जान से मार दूं। वह दांत पीसता बोला, फिर उसके दोनों गालों को सख्ती से पकड़ लिया। अविराज खुराना को कैसे मिली वो? क्या लगता है तेरा? कुछ भी हो, आपको क्या करना? आहाना गुस्से से बोली। बोल, फ्रेंड है या अविराज खुराना मेरे दोस्त हो, बॉयफ्रेंड फ्रेंड हो या कुछ भी, आपको उससे क्या?
उस दिन जब मैं तेरी असलियत बता रहा था तो बहुत सती सावित्री बनने का नाटक कर रही थी कि कोई तेरी मर्जी नहीं खरीद सकता। फिर अविराज खुराना की आगे कैसे बिक गई, पैसे में ही बिकी होगी, वो तो मैं भी तुझे दे सक रहा था। वह उसके गालों पर नफरत से पकड़ बनाता, दांत पीसता बोल रहा था तो उसके ये कहते ही आहाना ने हाथों का जोर लगा उसे परे धकेल दिया। मेरी जिंदगी में जैसी मर्जी जीऊँ, आपको उससे क्या मतलब? मैं आपके घर पर नहीं रहती, ना आपकी मेड हूँ, तो मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जब दिखती है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, और जब तेरी ऐसी घटिया हरकतें देखता हूँ तो खुद पर काबू नहीं रख पाता। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं आपकी पुलिस कंप्लेन करूँगी। वह गुस्से से उसे घूरती बोली जो भूमि को सहन नहीं हुआ। उसने जोर का हाथ उसके मुंह पर मारा और वह दूर छिटक कर गिर गई। सिर गाड़ी से टकरा गया। बोला ना मेरे सामने, बोला मत कर, मेरी पुलिस कंप्लेन करेगी। इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? जिस मॉडलिंग कैरियर के दम पर उछल रही है उसे बर्बाद करते मुझे चुटकी भर समय लगेगा, और उसके बाद मैं तुझे खरीद कर लाऊंगा, पर बिस्तर के लिए नहीं, अपनी पर्सनल नौकरानी बना कर रखूंगा। न तू कुछ कर पाएगी और न वो तेरा। अविराज खुराना समझ गई। आहना का सिर गाड़ी से टकरा गया था तो दर्द हो रहा था, आंखों में आंसू बहने लगे। ये राक्षस क्यों अब उसकी जिंदगी की खुशियों में ग्रहण लगाने आ जाता है? तो अविराज खुराना से दूर रहेगी, वह दांत पीसता बोला। पर उसकी ऐसी हरकतें भी आहना का हौसला नहीं तोड़ पा रही थी। वो न आपके दोस्त हैं न भाई, तो आपको क्या दिक्कत है? वो मेरे दोस्त हैं, मैं बाहर किसी से भी दोस्ती रखूं उससे आपको क्या मतलब? आहना को समझ नहीं आ रहा था कि इसे अविराज से क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ भूमिक आरवंशी, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ जो आपकी हर बात मानने को बाध्य हो जाऊं। अगर तू इसी अकड़ के साथ रही तो तुझे अपना गुलाम बनाते मुझे देर नहीं लगेगा। अचानक उसका सिर धीमा हुआ। क्या सिर्फ दोस्त है तू उसकी? बोल। वह चुप रही। बोल। वह जोर से चिल्लाया। हाँ, झूठ बोलती है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त है तो अब दोस्त भी नहीं रहेगा, समझ गई? वह बोला तो उसके ऐसे कहने पर आहाना ने नफरत से मुंह फेरा तो वह उसके चेहरे को अपनी तरफ करने लगा, पर वह नहीं करती तो वह उसका चेहरा सख्ती से पकड़ अपनी तरफ करता है। वह जैसे उसे घूर रहा था। उसे यह जगह नर्क से कम नहीं लग रही थी। मुझे जाने दो तो अविराज खुराना से दूर रहेगी। वह चुप थी। बोल। बोल। वह सख्ती से उसके गालों को पकड़ बोल रहा था। वह चुप थी तो उसकी बेदर्दी बढ़ रही थी। वह जानबूझकर उसके गालों को अपने सख्त हाथों से मसल रहा था, जैसे वह कोई इंसान है ही नहीं, उसे दर्द नहीं हो रहा हो। उसकी नौकरानी बेशक न हो, पर वह अभी भी उसे उसी तरह देखना चाहता था जैसे उसके घर पर थी। नौकरानी की तरह, और चाहता है वह किसी और के पास भी न जाए तो अविराज खुराना से दूर रहेगी। पर क्यों? दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी डालने में थोड़ा लेट हो गए, लेकिन इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसीलिए हमने पार्ट थोड़ा बड़ा कर दिया है। आप लोग अपना पूरा सहयोग दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।